हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो कि इस वक्त मैम शेन के साथ मौजूद थे और उनको अपनी ग्रैंड डॉटर की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगे कि मैं आपसे इनकी बात कर रहा था। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, इनका नाम सू है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और कर्टियस लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये काफी सॉफ्ट हार्ट है और इसकी एज अभी सिर्फ 29 ईयर्स है। तभी हम देखते हैं सू को, जो कि इस वक्त अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में थी और उससे कह रही थी कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस बार इंटरनेशनल पुलिस साइबर को असिस्ट कर रही है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी नजर रखनी है, लेकिन देखो, मुझे काम पर इतने छोटे घर में भेज दिया। तभी उसको बताया जाता है कि विला के फर्स्ट फ्लोर पर कोई मौजूद है। सू को मजीद डिटेल्स दी जाती है कि विला के फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त एक हैकर मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा स्किलफुल और अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है उस तक पहुँचने के लिए। याद रखना, किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सारी चीजें अच्छे से मैनेज करना होंगी। जिस पर वो कहने लगी कि 5 मिनट बहुत ज्यादा है, मुझे बस 2 मिनट दे दो। वापस आते हैं मिस्टर वैंग की तरफ, जो आप शेन से पूछ रहे थे। तो आप मुझे अपने ग्रैंडसन के बारे में बता रहे थे। क्या क्वालिफिकेशन है आपके ग्रैंडसन की? इसके साथ ही शेन उसे अपने ग्रैंडसन की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगी कि इसका नाम क्विन है, इसकी एज 32 ईयर्स ओल्ड है और ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इसमें किसी किस्म की कोई बुरी आदत नहीं। आप जिस तरह चाहे इसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और हाँ, इसका अपना एक ऑक्शन हाउस भी है। अब आते हैं क्वीन की तरफ, जो कि इस वक्त अपने सामने मौजूद आदमी को बुरी तरह से मारते हुए कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नेशनल रेलिक्स को ब्लैक में बेचने की। मिस्टर वैंग काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे। तभी वो मैम शेन से कहने लगे कि ठीक है, इन दोनों को एक डेट पर भेज देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सूना सिर्फ उस हैकर को रिप्लेस कर चुकी थी, बल्कि बहुत ही आसानी से उसने सारा डेटा अपने ड्राइव में डाल दिया। अभी वो जाने ही लगी थी कि उसको ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। उसके फोन की आवाज ने न सिर्फ उसे चौंका दिया था, बल्कि क्वीन और उसके स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अंदर कोई मौजूद है। तभी वो जल्दी से रूम की तरफ बढ़ने लगे। उनके इंटर होते ही सू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन का एरो उसका पीछा करते हुए उसके शोल्डर में जा घुसा। वो जल्दी में एरो अपने शोल्डर से निकालकर फेंकते हुए वहाँ से भागने लगी। लेकिन क्वीन भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था। तभी अपने सेक्रेटरी को एरो पर लगे हुए खून को टेस्ट करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं, जो कि अपने वाउंडेड शोल्डर पर बैंडेज लगाते हुए ग्रैंडपा से बात कर रही थी। एक्चुअली ग्रैंडपा उसे डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर रहे थे। तभी वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगी कि आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। जो कुछ मेरे साथ पास्ट में हुआ आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार मुझे फोर्स करने की कोशिश करते हैं। और ये ब्लाइंड डेट का तो कांसेप्ट ही बहुत अजीब है। जरा इमेजिन करें, एक ऐसा इंसान जिसको आप जानते भी ना हो, मुंह उठाकर उसके सामने बैठ जाओ। लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। तभी कहने लगे, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, 4 बजे पहुँच जाना। सीन शिफ्ट होता है तो हम होटल के टेबल नंबर 8 पर 2 बच्चों को देखते हैं, जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने में सू भी वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात क्वीन से होती है, जिसको देखते ही वो पहचान चुकी थी और उससे कहने लगे कि देखो, कितने टाइम बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। कोइंसिडेंटली उन दोनों को ही टेबल नंबर 8 पर बैठना था। तभी सू उससे पूछने लगी कि तुम क्या करते हो आजकल, जिस पर क्वीन उसे बताता है कि एक्चुअली मैं एक ऑक्शन हाउस में सेक्रेटरी हूँ और मंथली 7,000 युवान कमा लेता हूँ। ये सुनते ही सू कुछ कहती, इससे पहले ही उसका बेटा आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि महीने का सिर्फ 7,000 युवान, तुम मेरी मॉम को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। सू क्वीन से कहती है कि प्लीज इसकी बातों पर तवज्जो मत देना, ये छोटा है, इसको किसी बात की समझ नहीं। लेकिन इससे पहले ही क्वीन की बेटी बोल बैठी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ये सब कहने की। और इसी बात को लेकर वो दोनों लड़ने लगे। तभी क्वीन उसे कहता है कि प्लीज मेरी बेटी की बातों को माइंड मत करना। लेकिन अब दोनों ही बच्चे बुरी तरह से लड़ने लग चुके थे। इतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग और शेन पहुँच चुके थे। तभी मिस्टर वैंग सू से पूछने लगे कि ये बच्चा कौन है और कब से तुम इसको छुपाती रही हो। तभी वो कहने लगी कि मुझे एक्सप्लेन करने दे। जबकि दूसरी तरफ शेन भी क्वीन की क्लास लेने लगी थी और उससे पूछ रही थी कि ये बच्ची कौन है, तुम कब से इसको लेकर फिर रहे हो, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। इतने में मिस्टर वैंग शेन से कहने लगे कि ये बच्ची कौन है और तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं, क्या तुम ये सब हमसे छुपाना चाहती थी। तभी सून सबको चुप करने के लिए कहती है और वो कहने लगी कि देखो, मैं अपने साथ एक बच्चा लाई थी, लेकिन ये मिस्टर भी अपने साथ एक बच्ची लाए हैं। मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट मैच है। मिस्टर क्वीन, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? जिस पर वो कहने लगे कि हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट सिविल अफेयर्स ब्यूरो अब तक खुला होगा। मुझे लगता है कि हमें अभी जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेने चाहिए। सीन शिफ्ट होता है तो वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। सू कुछ खोई खोई थी,
तभी क्वीन उससे पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मैं इस शादी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। तभी क्वीन उसको संभालते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन सू को इस बात का डर था कि इसको वाउंड के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे, लेकिन सू के लिए चलना अब भी मुश्किल था। तभी वो कहने लगी कि प्लीज मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ आओ। लेकिन बेडरूम तक जाते ही वो सोचने लगी कि मेरे रूम में इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इसको शक हो जाएगा। तभी वो क्वीन को रोकने लगी, जिस पर क्वीन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि प्लीज मुझे काउच पे डाल दो, मेरे रूम में कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें हैं जो मैं नहीं चाहती कि तुम देखो। तुम तो जानते हो कि गर्ल्स के रूम में जाना काफी इनकन्वीनियंट होता है। तभी क्वीन कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्वीन उसे काउच पे डाल रहा था, जबकि वो क्वीन को देखते हुए सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है, काश मेरा घर थोड़ा बड़ा होता तो मैं इसको जाने ही ना देती। जल्दी से वो क्वीन को हक कर लेती है, जिस पर क्वीन काफी कंफ्यूज हो चुका था, जबकि सू मन ही मन में सोच रही थी कि मैं बुरे ख्यालात पर इतनी जल्दी अमल क्यों कर लेती हूँ। तभी वो पूछने लगा कि तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, जिसके जवाब में सू कहती है कि एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काफी डिजी फील कर रही हूँ। क्वीन कहने लगा, मुझे फील होता है जैसे तुम्हारा टेम्परेचर भी हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है। क्वीन कबर्ड से बॉक्स लाता है तो सू की आंखें बंद हो चुकी थी। तभी वो कहने लगा, मैं तुम्हारा कोट उतारने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन सू को अपनी तरफ बढ़ने से रोकते हुए उसे किस करने लगी, जिस पर क्वीन उसे कहता है, मैंने नोटिस किया है कि आज शाम से तुम्हारी हरकतें काफी अजीब गरीब है, आखिर इसकी वजह क्या है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम क्वीन को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने सेक्रेटरी के साथ मौजूद था और उसे कह रहा था कि मुझे 2 कमरों का एक छोटा सा घर चाहिए, जिस पर वो पूछने लगा कि ये घर आपको क्यों चाहिए। क्वीन उसे कहता है कि तुम तो जानते हो कि ग्रैंडमा मुझे शादी के लिए कितना प्रेशराइज कर रही थी, तो उनकी खुशी के लिए बिलाखिर मैंने शादी कर ही ली है, इसलिए अब मुझे अपनी वाइफ के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। याद रखना, अपनी वाइफ को मैंने यही बताया है कि मैं ऑक्शन हाउस का सेक्रेटरी हूँ, उसको बिल्कुल भी मेरी रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहने लगा कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने जैसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। तभी उसको याद आता है कि स्कूल में वो और सू किस तरह एक साथ रहते थे। तभी वो वहाँ से जाते हुए एक दफा फिर मुड़कर देखने लगा और गाड़ी में बैठने से पहले मन ही मन में कहता है कि मुझे अपने लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अगले सीन में हम सू को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने किचन में खड़ी थी और काफी पेन में थी। तभी वो कहने लगी कि एक इंटरनेशनल साइबर ऑर्गेनाइजेशन के हैकर होने का क्या फायदा जब मुझे अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ता है, और मेरे मैरिड होने का क्या फायदा। और देखो जरा, मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक दफा भी मुझसे प्यार के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही उसने प्यार नाम के लफ्ज को डिस्कस करना चाहा। लगता है मैंने शादी करने में थोड़ी ज्यादा ही जल्दी कर दी। तभी उसको दोबारा से क्वीन की बातें याद आ जाती हैं, जो उसे कह रहा था कि मैं कल तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, तुम्हें मेरे साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बात के जवाब में सू से पूछती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तभी क्वीन उसे बताता है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अभी वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसको अपने पार्टनर की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए कह रहा था। कुछ देर में वो अपने पार्टनर से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जो उससे पूछ रहा था कि मुझे पता चला है तुम्हें आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर देखा गया, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। और इसके जवाब में सू से खुशी खुशी बताने लगी कि एक्चुअली मेरी शादी हो गई है। ये सुनते ही उसके पार्टनर को काफी गुस्सा आने लगा और उसे कहता है कि तुम शादी कैसे कर सकती हो, देखो तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। लेकिन सू को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी उससे कहने लगी कि ये मेरा प्राइवेट मामला है और तुम सिर्फ मेरे पार्टनर हो। लेकिन उसकी सुई अब भी अपनी बात पर अटकी हुई थी। तभी कहने लगा कि मुझे बताए बगैर तुम्हें शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करनी दूंगी। सू वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पार्टनर एक दफा फिर उसके वाउंडेड शोल्डर पर वार करता है, जिस पर सू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन में कहने लगी कि मेरे इस जख्म को कोई भी ठीक नहीं होने देना चाहता। वो अपने पार्टनर को हिट करना चाहती है, जिस पर वो उसको इंजेक्शन लगाकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसके साथ ही वो अपने आदमी से कहता है कि इसकी शादी जिससे भी हुई है मुझे जल्दी से उसका डेटा निकाल कर दो। कुछ ही देर में उसके हाथ में मिस्टर क्विन का सारा डेटा मौजूद था। तभी वो अपने आदमी से कह रहा था कि इस लड़के को डील करने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। कुछ देर बाद सू की आंख खुलती है तो वो अब तक अपने पार्टनर के साथ मौजूद थी। तभी उसका पार्टनर उससे कहने लगा कि तुम्हारा वाउंड काफी खराब है, तुम इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती, जिस पर वो कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी पार्टनर कहने लगा कि तुम जल्दी से अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम शादी करो। जिस पर वो कहने लगी कि शादी के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। ये याद रखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुलीग्स के साथ पर्सनल होने की परमिशन नहीं देता। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा पार्टनर चेंज कर दे। जिसके जवाब में वो कहने लगा कि तुम ज्यादा रेजिस्ट ना करो और ओबीडियंट रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तभी सू उससे कहती है कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं तुम्हारी कंप्लेन करने पर मजबूर हो जाऊंगी। जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर
क्वीन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने सेक्रेटरी के साथ अपना रेंटेड हाउस देखने के लिए जा रहा था। तभी उसको बताया जाता है कि एक कार हमें फॉलो कर रही है। सेक्रेटरी अपने गार्ड्स को कॉल करके वहाँ पर पहुँचने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो क्वीन से कहने लगा, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देनी चाहिए, जिस पर क्वीन कहने लगा कि नहीं, मैं इन्हें फेस करना चाहता हूँ। इतने में क्वीन के गार्ड्स पहुंच चुके थे, जो पहुंचते ही उस गाड़ी को रोकते हुए उसमें मौजूद लड़के को अच्छा सबक सिखाते हैं। तभी सेक्रेटरी वापस आकर क्वीन को बताने लगा कि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सकी, लेकिन मैंने गार्ड्स को बोल दिया है, वो सारी आइडेंटिफिकेशन करवा लेंगे। तभी क्वीन उसे कहने लगा कि मुझे एक लो प्रोफाइल व्हीकल चाहिए, आज मुझे अपनी वाइफ के साथ घर देखने जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम सू को देखते हैं, जो कि इस वक्त क्वीन के साथ एक बाइक पर बैठी हुई थी। क्वीन उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने आजकल ही एक सेकंड हैंड घर खरीदा है। घर सेकंड हैंड है इसलिए ज्यादा अच्छी हालत में नहीं, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ना लगा तो मैं चेंज कर लूंगा। तभी वो कहने लगी कि नहीं, घर को लेकर मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, हमारा घर जैसा भी है मुझे कबूल है। तभी वो सोचने लगी कि पता नहीं दिन दिहाड़े ऐसा क्यों फील होता है जैसे हर कोई आपको देख रहा हो। कुछ देर में वो दोनों अपने नए घर पहुंच चुके थे, जो कि काफी लेविश अपार्टमेंट था, और उसको देखते ही जैसे सू की तो आंखें ही चुंदी आ गई। तभी वो क्वीन से पूछने लगी कि क्या ये तुम्हारा सेकंड हैंड घर है, और मन ही मन में सोचने लगी कि जिस आदमी को 400 स्क्वायर मीटर का घर छोटा लग रहा हो, देखो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तभी वो उससे पूछने लगी कि ये घर तुम्हें कितने में मिला। क्वीन उसे कहने लगा कि एक्चुअली इस साल हमारी कंपनी का काम काफी अच्छा रहा, मेरे बॉस को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला था। तभी वो इस घर को औने पौने दामों बेचने के लिए राजी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना खरीद लिया जाए। सू से कहने लगी कि एक्चुअली पिछले 2-3 सालों से मैं भी थोड़ी बहुत सेविंग कर रही हूँ, अगर इस घर के पैसे देना बाकी है तो मेरे पास कुछ अमाउंट मौजूद है। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है, इस तरह तुम्हें रियल एस्टेट लाइसेंस भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखना ऊपर वाला फ्लोर तुम्हारा है और नीचे वाला फ्लोर मेरा। तभी सू सोचने लगी कि ये घर काफी बड़ा है, यहाँ पर मैं आराम से अपने इक्विपमेंट्स छुपा सकती हूँ। ये सोचकर कि यहाँ मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ, वो काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। तभी क्वीन उससे पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो, जिसके जवाब में वो कहने लगी, मैं सोच रही थी कि इतने बड़े घर को मैनेज कैसे करेंगे। क्वीन उससे कहने लगा कि मैं बहुत जबरदस्त खाना बना लेता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और सोचने लगी कि इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, एक हैंडसम और डैशिंग हस्बैंड जो कि खाना भी बना लेता हो, मुझे लगता है ये बहुत आइडियल है। तभी वो कहने लगा कि खाना और बर्तन धोना मेरी जिम्मेदारी, बाकी चीजें तुम संभाल लेना। तभी सू कहती है कि ठीक है, मैं सफाई कर लिया करूंगी। सू क्वीन से कहने लगी कि मुझे किस रूम में रहना होगा। तभी क्वीन उसके करीब होते हुए कहने लगा कि अब तुम मेरी वाइफ हो, ऑफ कोर्स मेरा ही रूम तुम्हारा भी रूम होगा। जिस पर वो कहने लगी कि हमें मिले हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिस पर क्वीन मजीद उसके पास आते हुए उसे कहने लगा कि तुम्हें टाइम किस चीज के लिए चाहिए, मुझे तो लगता है कि हमें आज से ही अपनी शादीशुदा लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सू कन्विंस नहीं हुई थी। तभी वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि अभी हमें 2 अलग अलग रूम्स में रहना चाहिए, थोड़ा टाइम अलग से स्पेंड करने के बाद और एक दूसरे की नेचर जानने के बाद हम दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। क्वीन कहता है कि मैं तुम्हें तंग कर रहा था, तुम जब तक चाहो अलग रूम में रह सकती हो। तभी वो कहने लगी अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो कहता है कि जब रात को तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना चुका हूँ, तुम खाकर बताना कि खाना कैसा बना है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं, जिसके सामने उसका पार्टनर मौजूद था, जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तभी उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल मत किया करो, और ना ही तुम्हें इस तरह मुंह उठाकर मुझसे मिलने के लिए आने की कोई जरूरत है। जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली हमें नया मिशन मिल चुका है, मैं तुम्हें उसी के बारे में इन्फॉर्म करने आया था। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मिशन हम दोनों को दिया गया है। कल एक ऑक्शन में इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी है, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम दोनों को निकालनी होगी। वो सू को कार्ड देते हुए कहने लगा कि एड्रेस इस पर मौजूद है। तभी वो सोचने लगी कि ये सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, लेकिन साथ ही वो सोचती है कि मुझे लगता है कि आज मैं क्वीन का खाना मिस करने वाली हूँ। जबकि पार्टनर उसको मिशन के लिए बेस्ट विशेस देते हुए वहाँ से जाने लगा। अगले सीन में सू अपनी मिशन के लिए निकल चुकी थी, जिसके मुताबिक उसको ऑक्शन में होने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। सिर्फ सू ही नहीं बल्कि क्वीन भी उस ऑक्शन में मौजूद था। तभी होस्ट बताने लगा कि इस ऑक्शन में सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ पर इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड बहुत सारे बिजनेसमैन भी मौजूद थे। एक्चुअली ये ऑक्शन एक होटल में अरेंज की गई थी, जिसके ऑनर का नाम लू था। लू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी और सू अच्छे से जानती थी कि उसका टारगेट कौन है। लू की गर्लफ्रेंड वॉशरूम जा रही थी, तभी सू उसके पास से गुजरते हुए उसे टकरा जाती है, जिस पर वो कहने लगी कि क्या तुम अंधी हो। लेकिन सू उसके साथ अपना टाइम जाया करने के बजाय अपने टारगेट पर फोकस करती है। तभी वो ऊपर जाते हुए अपने हाथ में मौजूद यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट करने लगी। अचानक से वहाँ पर क्वीन आ जाता है, जो उससे कहने लगा कि यकीनन तुम उनकी साइड पर नहीं हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो जो उनके पीछे पड़ी हुई हो। सू उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी क्वीन उसे यूएसबी देने के लिए कहता है, लेकिन ऑब्वियसली सू इतनी आसानी से उसको यूएसबी नहीं देना चाहती थी और इसी बात पर वो दोनों फाइट करने लगे। लेकिन ऑब्वियसली क्वीन से जीतना इतना आसान नहीं था। तभी वो कहने लगी कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन भला भागती भी कैसे? क्वीन उसको नीचे गिरा देता है। तभी वो कहने लगी कि आइंदा मैं किसी भी
मिशन पर जाते हुए स्कर्ट बिल्कुल नहीं पहनूंगी। अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए क्वीन ने उसे कन्विंस कर लिया था कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। तभी वो मजबूरन उसको यूएसबी दे देती है। तभी अचानक से वहाँ पर लू और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं, जो कि इस वक्त काफी मूड में थे। तभी मजबूरन उन दोनों के कबर्ड में छुपना पड़ा, जो कि काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। लेकिन लू और उसकी गर्लफ्रेंड तो जैसे अपनी ही दुनिया में गुम थे। उनको क्या फर्क पड़ना था कि वहाँ पर कौन मौजूद है और कौन नहीं। वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे, जबकि लू की गर्लफ्रेंड उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे बेड तक पहुँचा दो। तभी वो उसको उठाकर बेड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बेडरूम में इंटर होते ही वो काफी हैरान रह चुका था। और तभी क्वीन को भी आइडिया हो चुका था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। एक्चुअली वो लाइट ऑफ करना भूल चुके थे। लू अपनी गर्लफ्रेंड को डांटते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझसे पहले यहाँ पर आई थी, जिस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई। लू अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि 2 लड़कों को अंदर भेजो। गार्ड्स के आने पर लू उन्हें तलाशी लेने के लिए कहता है, जबकि खुद भी रूम की तलाशी लेने लगा। लू कबर्ड्स की तलाशी लेते हुए क्वीन और सू के काफी करीब पहुँच चुका था। तभी उसको मैनेजर की तरफ से बताया जाता है कि होस्ट आपसे दोबारा मिलना चाहता है। एक्चुअली वो चाहता है कि आप अपनी डील फाइनल कर लें। लू के जाते ही क्वीन और सू कबर्ड से बाहर निकलते हैं। तभी क्वीन सू से कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और वैसे भी तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो। सू अपना फेस एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, जबकि क्वीन उसको ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी अचानक से क्वीन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो गया। एक्चुअली ये सब सू के ड्रैगर पर लगे हुए ड्रग्स की वजह से हुआ था, लेकिन वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इन ड्रग्स ने काम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया था। सू नहीं चाहती थी कि मिस्टर लू क्वीन को यहाँ पड़ा देख ले। तभी वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन गेटअप चेंज करते हुए उसे याद आता है कि यूएसबी तो उसने हासिल ही नहीं की। इसी सोच में वो बाहर आती है तो उसकी नजर क्वीन पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो सोचने लगी कि इसकी फिजिक बिल्कुल उसकी तरह है जिसके साथ अभी मैं फाइट करके आई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पता लगवा लेते हैं कि ये मैटर क्या है। लेकिन वो आगे बढ़ने लगी, तभी लू की गर्लफ्रेंड उसके सामने अपना पाँव रखते हुए उसे नीचे गिरा देती है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली आप इस लड़की को जानते नहीं, ये काफी चीप लड़की है और मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करती है। जबकि सू उठते हुए सोच रही थी कि मिस्टर क्वीन मुझे देख रहे हैं, मैं उसके सामने इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो लड़की सू पर गिराने के लिए वाइन का गिलास उठाती है। तभी क्वीन सू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इन सब का इस तरह सीन क्रिएट करना मिस्टर लू को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी क्वीन का सेक्रेटरी उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगा कि आपने यहाँ पर अजीब लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस ऑक्शन की सिक्योरिटी भी काफी वीक है। और ये सुनने के बाद लू अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लू की गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी कि ये लड़की बहुत बड़ा स्कैम है, मैंने खुद देखा है। होटल के एम्प्लॉयज की लिस्ट में इसका नाम ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये होटल के अंदर मौजूद है। जिस पर लू कहने लगा कि तुम शायद जानती नहीं, लेकिन ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरे होटल की मैनेजर है। तभी क्वीन कहने लगा कि तुम्हारे होटल की मैनेजर एक्चुअली मेरी वाइफ है। लू एक दफा फिर उससे माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को देखते हैं, जो कि अब सू के साथ मौजूद था। सू उससे पूछने लगी, जिस होटल में मैं काम करती हूँ तुम वहाँ पर क्यों आए थे। तभी क्वीन उसे बताता है कि एक्चुअली मैं ऑक्शन हाउस ओनर का सेक्रेटरी हूँ। उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और ये बात क्वीन जान चुका था। तभी उसे कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाने जा रहा हूँ। जबकि अपने स्किल्ड हस्बैंड को देखते हुए वो सोच रही थी कि कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में सू को नूडल्स सर्व किए जा चुके थे। तभी क्वीन उससे कहने लगा कि एक्चुअली मिस्टर लू के साथ मैं काम करता हूँ, इसलिए अगर उनसे रिलेटेड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या उनका स्टाफ तुम्हें परेशान करता हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन सू अब तक अपने शक में गुम थी। तभी वो सोच रही थी कि जिस लड़के के साथ आज मेरी फाइट हुई थी उसकी फिजिक बिल्कुल क्वीन के जैसी है। यकीनन ये वही लड़का है, मुझे किसी भी तरह से मालूम करना होगा। यही सोचते हुए वो क्वीन से कहने लगी कि तुम्हारे कपड़ों से वाइन की स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें शावर लेना चाहिए। और क्वीन शावर लेने के लिए चला गया। जबकि सू सोच रही थी कि अगर ये वही लड़का हुआ तो यकीनन इसके चेस्ट के ऊपर जख्म का निशान होगा। वो जल्दी से क्वीन को देखने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसको किसी भी तरह करके क्वीन को बगैर शर्ट के देखना था। लेकिन उसके जाने से पहले ही क्वीन बाहर आ चुका था। तभी वो सोचने लगी कि ये इतनी जल्दी शावर कैसे ले चुका है। वो क्वीन के करीब होते हुए उसकी शर्ट खोलने की कोशिश करती है। पहले तो क्वीन को काफी अजीब लगा। तभी उससे पूछने लगा कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम मेरे करीब आना चाहती हो। स्टेप बाय स्टेप सू की तरफ जाते हुए वो सू के काफी करीब हो चुका था। तभी उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बिना शर्ट के देखना चाहती हो, रुको मैं तुम्हारी ये मुश्किल अभी आसान कर देता हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तभी सू से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली गई। जबकि उसके जाने पर क्वीन शुक्र करने लगा कि शुक्र है इसने मेरा जख्म नहीं देख लिया। वो भी आगे बढ़ती है तो क्वीन अपने बेडरूम में सो रहा था, जबकि सू भी उसके साथ ही मौजूद थी। और वो सोच रही थी कि मेरी हरकतें काफी अजीब है, यकीनन इसको मुझ पर शक हो जाएगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता दूं, क्योंकि किसी भी तरह मुझे कंफर्म करना होगा कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो मुझे होटल में मिला था।
इतने में क्वीन की आंख खुलती है और वो सू से पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन जल्द ही अपना डिसीजन चेंज करते हुए उसे कहने लगी मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद वो सू को दोबारा से सोने के लिए कहता है। तभी कोई नॉक करता है तो क्वीन कहने लगा मुझे देखने दो बाहर कौन है। दरवाजा खुलने पर सू का पार्टनर बाहर मौजूद था। तभी वो अंदर आते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर सू से मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन प्लीज उसे भुला लो। इतने में सू भी वहाँ आ चुकी थी। अपने पार्टनर को वहाँ देखकर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तभी क्वीन कहने लगा कि तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेता हूँ। क्वीन कुकिंग में बिजी था। तभी सू अपने पार्टनर से कहने लगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि तुमने शादी कर लिया और शादी के बाद ही तुमने अपना पहला मिशन फेल कर लिया, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। तुम्हारा इस तरह मिशन को फेल करना मास्टर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो काफी गुस्से में थे। तभी सू कहने लगी कि इस सबका मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं और मैं खुद अपने आप को सजा देने वाली हूँ। क्वीन उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी वो सू को नीचे से कुछ चीजें लाने के लिए कहता है, जिस पर पार्टनर भी कहता है कि मैं किचन में आकर तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन किचन में आते ही वो क्वीन को बातें सुनाने लगा और उसे कहता है कि ये तुमने किस तरह का स्टफ उठाया हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि सू को वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस तरह की चीजें बनाकर अपना टाइम मत जाया करो, वो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। कहने को तो तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस तुम्हारी शक्ल देखकर ही तुमसे इम्प्रेस हो चुकी है, वरना तुम उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे पता है कि तुम्हारी सैलरी भी काफी कम है। बात क्वीन की बर्दाश्त से बाहर निकलने लगी। तभी वो उसको अटैक करता है, जिस पर पार्टनर अपने आप को डिफेंड करते हुए उससे कहने लगा कि मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फाइटिंग स्किल्स चाहिए होंगी, जो तुम्हारे पास नहीं है। सू आती है तो क्वीन के हाथों से खून बह रहा था। तभी उसको बहुत बुरा लगा और वो पार्टनर से कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हर्ट करने की। वो अपने हस्बैंड के हाथ पर बैंडेज लगा रही थी। तभी उसका पार्टनर उसके हस्बैंड से कहने लगा कि अगर ये इमेच्योरिटी दिखा रही है तो तुम्हें ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए इसको छोड़ देना चाहिए। जिस पर सू क्वीन से कहने लगी कि तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठे रहो, मैं जरा इसको सी ऑफ करके आती हूँ। और बाहर आते ही वो अपने पार्टनर से कहने लगी मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहो, क्या जरूरत थी तुम्हें मुंह उठाकर यहाँ पर आने की। तभी वो कहने लगा कि देखो ये लड़का बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं, ये तुम्हें जानता भी नहीं और ना ही तुम उसके बारे में कुछ जानती हो, जबकि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी सू उससे कहने लगी मैं उससे तब से प्यार करती हूँ जब मैं 12 साल की थी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी फीलिंग्स नहीं आई। तुम्हारे कहने पर ना अभी और ना कभी मैं अपने शोहर को छोड़ने वाली हूँ, इसलिए बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो वहाँ से जा चुकी थी। तभी पार्टनर सोचने लगा कि देखो जरा मैं यहाँ इसकी भलाई के लिए आया था, लेकिन ये मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रही है। नेक्स्ट सीन में क्वीन अपना बनाया हुआ खाना सर्व कर चुका था और वो नोटिस कर रहा था कि ये सब एक्चुअली सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो उसे पूछने लगा कि अगर ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों खा रही हो। उसे पार्टनर की बात याद आती है जो उससे कह रहा था कि इसके हस्बैंड होते हुए भी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और इसी बात पर उसको काफी गुस्सा आ गया। तभी वो सारा खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। इतने में बेल बजती है तो दरवाजा खुलने पर वहाँ शैन और मिस्टर वैंग के साथ दोनों बच्चे भी मौजूद थे। अंदर आते ही वो सब काफी गुस्से में थे और कह रहे थे कि तुम लोगों ने शादी करके हमें पूछा भी नहीं, तुम लोगों को बिल्कुल आइडिया भी नहीं कि इन दोनों बच्चों ने हमें कितना परेशान किया। हम लोग इनको मजीद नहीं झेल सकते, अब तुम लोग ही इनको बर्दाश्त करो और ये यहीं पर रहेंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगे। तभी क्वीन की ग्रैंड माँ उसे कहती है कि आज नहीं तो कल तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही उन्हें बता दो। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है मैं बता दूंगा। और उनके जाने के बाद सू और क्वीन सोचने लगे कि हमें लगता है इनके रियल पेरेंट्स को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिस पर बच्चे बताते हैं कि वो लोग चाइना में नहीं, एक्चुअली वो लोग अब्रॉड जा चुके हैं और हमें कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। इतने में विंग वहाँ पर मौजूद एंटीक आइटम को उठाते हुए पूछता है कि क्या ये एंटीक है। क्वीन उसे बताता है कि हाँ ये एक एंटीक आइटम है। जिस पर वो कहने लगा कि ये मुझे बिल्कुल भी एंटीक नहीं लग रहा, और ये बोलते ही वो उस आइटम को नीचे फेंक कर तोड़ देता है। तभी सू क्वीन से माफी मांगते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें इसके लिए कॉम्पनसेट कर दूंगी, प्लीज इसकी हरकत को माइंड मत करना, ये बहुत ही बदतमीज बच्चा है। क्वीन उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि मैं इस जगह को साफ करना चाहता हूँ, तुम इन बच्चों को देखो। तभी वो सोचने लगी कि ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। ये सब कुछ यकीनन मेरे पार्टनर की वजह से हो रहा है, लेकिन इसको पता होना चाहिए कि इसके लिए मैंने उसको धक्के देकर बाहर निकाला, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अगले सीन में माय किचन में खड़ी सूप बना रही थी। तभी सू उसके पास आते हुए पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मम्मा मैंने बहुत जबरदस्त सूप बनाया है। सू उससे कहने लगी कि मुझे मम्मा मत बुलाओ। माय उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि कोई भी मुझे अपनी बेटी नहीं बनाना चाहता, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं, मेरे अपने पेरेंट्स भी नहीं चाहते, तो मैं आप लोगों से कैसे शिकायत करूं। माय सू को अपना सूप ट्राई करने के लिए कहती है, जिसको सूंघने के बाद सू उससे पूछने लगी कि तुमने इसमें वाइन क्यों डाली है। तभी मैं बताने लगी कि मैंने सिर्फ टेस्ट को बेटर करने के लिए थोड़ी सी वाइन डाली है। सूप ट्राई करने पर सू को काफी अच्छा लगा। तभी एक एक करके वो 3-4 बाउल्स कंज्यूम कर चुकी थी और काफी ड्रंक हो चुकी थी, और वो माय से पूछने लगी कि देखो जरा मिस्टर क्वीन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। कल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन आज उनका बिहेवियर मेरे साथ इतना कोल्ड हो गया है, मुझे समझ
समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ। जिस पर मायो से कहती है कि आप जाकर उनसे बात करें। क्वीन के रूम के बाहर आकर सू चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकारने लगी। तभी क्वीन बाहर आकर उससे पूछने लगा कि तुमने ड्रिंक क्यों की है। जिस पर वो कहती है कि मैंने ड्रिंक नहीं की, बस मैं टुन हो गई हूँ। इस पर वो कहने लगा तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाता हूँ। तभी वो कहती है कि मुझे हैंगओवर ड्रिंक की नहीं तुम्हारी जरूरत है। क्वीन सू को लेकर रूम में आता है तो वो उससे पूछने लगी कि तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो। कल तक सब कुछ ठीक था लेकिन आज तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज हो गया है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। क्वीन को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसको याद आता है कि जब सू ने उससे पूछा था कि तुमने मुझसे शादी क्यों की तो उसने कहा था कि क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, जबकि एक्चुअली वो सू को पहले से ही पसंद करता था। तभी वो सू से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके जवाब में वो कहने लगी कि मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी क्वीन उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जवाब देने से पहले ही सू सो चुकी थी। सुबह होने पर जब सू की आंख खुली तो अपना हुलिया देखकर ही वो समझ चुकी थी कि कल रात सू पीने के बाद उसने क्या कुछ किया होगा और इसी चीज ने उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर दिया। क्वीन के उठने पर वो क्वीन को सॉरी बोलते हुए कहने लगी कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपने होश में नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। अभी क्वीन सोचता है कि ये लड़की पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, पता नहीं इसको क्या लगता है कि हमारे बीच में क्या हुआ होगा। मूवी आगे बढ़ती है तो सू ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी क्वीन आते हुए कहने लगा कि मैं काफी जल्दी में हूँ, इनकी बस जा चुकी है, इनको कार में स्कूल छोड़ आना, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। क्वीन का इस तरह से दोबारा इग्नोर करना सू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि मायन की तरफ देखते हुए कह रही थी कि देखो जरा इस लड़की को, इससे एक आदमी नहीं संभाला जा रहा। जिस पर विंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में मिनमिनाना बंद करो। तभी मैं उसे कहने लगी कि वो मेरे भी पेरेंट्स हैं और वो दोनों एक दफा फिर लड़ने लगे। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को उसके स्टाफ के साथ देखते हैं। तभी उसको सेक्रेटरी से बताता है कि आपके ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर वो पूछने लगा कि क्या वो मेरी शादी के बारे में जानता है। इसके जवाब में उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि हाँ, वो आपकी शादी के बारे में जान चुका है और शायद इसीलिए वो आपसे मिलना चाहता है। अंदर आने पर उसकी मुलाकात अपने ग्रैंडपा से होती है, जिसके साथ उनकी फेवरेट नैना भी मौजूद थी। लेकिन वो काफी गुस्से में थे और क्वीन से पूछने लगे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह मुंह उठाकर किसी से भी शादी कर लेने की, क्या तुम नहीं जानते कि तुम हमारी फैमिली के हायर हो। तभी क्वीन कहने लगा कि हायर होने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने मुझे बांध लिया हो, शादी ऑब्वियसली मुझे उसी से करनी थी जिसे मैं पसंद करता हूँ। अगर आपने किसी को मेरे लिए चूज किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली उसका इशारा नैना की तरफ था, लेकिन ग्रैंडपा भी अपने नाम के एक थे और उससे कहने लगे कि तुम जितनी जल्दी उस लड़की से अपनी जान छुड़वा लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मुझे कुछ और स्टेप उठाने पर मजबूर कर दोगे। ग्रैंडपा वहाँ से जा चुके थे। तभी क्वीन नैना से कहने लगा तुम अच्छे से जानती हो कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जिस तरह से तुम चाहती हो। नैना उससे कहने लगी कि तुम्हारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने और फिर एक बच्चे की माँ बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे सालों लगे हैं और तुमने किसी से भी शादी कर ली है। मुझे नहीं लगता मेरे मुकाबले में एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी करके तुमने घाटे का सौदा किया है। जिस पर वो कहने लगा कि वो ऑर्डिनरी लड़की नहीं बल्कि मेरा प्यार है। तुम ग्रैंडपा को खुद ही समझा दो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, मैंने कभी तुम्हें उम्मीद नहीं दिलाई, इसलिए अच्छा होगा कि हमारी फ्रेंडशिप इफेक्ट ना हो। क्वीन वहाँ से जा चुका था। तभी नैना की सेक्रेटरी उसे सू के बारे में बताते हुए कहने लगी कि ये काफी एवरेज लड़की है। जिस पर वो कहने लगी मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं कि इसने शादी किससे की है, लेकिन इसे ये नहीं कहना चाहिए था कि इसे अपनी वाइफ से प्यार है। उस लड़की को लगता है कि वो मुझसे मेरे सालों का प्यार छीन लेगी और मैं आराम से उसको उसकी जिंदगी गुजारने दूंगी। ऐसे नहीं होता, उसको अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। वो भी आगे बढ़ती है तो सू अपने होटल में मौजूद थी और वो सोच रही थी कि पता नहीं क्वीन को क्या हो गया है। अभी गिने गिने दिन ही कितने हुए हैं हमारी शादी को, उसका बिहेवियर कितना चेंज हो गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितनी जल्दी हमारी शादी हुई है इतनी ही जल्दी हमारी डिवोर्स हो जाए। और ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। तभी उसको बताया जाता है कि बाहर एक VIP गेस्ट आपको बुला रहे हैं। एक्चुअली बाहर नैना मौजूद थी, जिसकी सेक्रेटरी होटल स्टाफ को डांटते हुए कह रही थी कि आप लोगों ने मेरी मैम की हैवी बाइक का क्या हाल कर दिया है, आप लोगों को इसके लिए कॉम्पनसेट करना होगा, जल्दी से अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तभी स्टाफ वहाँ पर सू को बुलाता है। वहाँ पर आते ही सू बाइक को देखती है और कहने लगी कि 1.7 मिलियन की है, इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं है जितना शोर आप लोगों ने बजाया हुआ है। यहाँ पर आने वाले गेस्ट 60-70 मिलियन की बाइक लाते हैं। मुझे लगा पता नहीं आप लोगों के कौन सा सोने का पहाड़ खराब हो गया है। और ये सुनते ही सेक्रेटरी से कहने लगी कि तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़की हो। सू से कहने लगी कि आपकी तारीफ का शुक्रिया और वहाँ से जाने लगी। तभी नैना उससे कहती है कि तुम उतनी स्पेशल तो नहीं हो जितना क्वीन तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा है। सू से पूछने लगी कि तुम कौन हो। जिस पर वो बताती है कि मैं क्वीन की वो वाइफ हूँ जिसको उसके लिए उसकी फैमिली ने चूज किया, तुम्हारी तरह नहीं कि मुंह उठाकर जबरदस्ती उसकी फैमिली में घुसने की कोशिश करूँ। इसके जवाब में सू से कहती है कि मैंने आज तक क्वीन के मुंह से तुम्हारा नाम भी नहीं सुना, लेकिन खैर तुमसे मिलकर अच्छा लगा और वैसे तुम भी इतनी स्पेशल नहीं कि उसकी फैमिली तुम्हें चूज करे। सू की इस बात पर नैना को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कहने लगी कि तुम मुझे अपने साथ किसी भी लिहाज से कंपेयर करो तो तुमने हार ही जाना है। तभी सू कहने लगी तो क्यों ना एक रेस लगाई
जाए। हार कर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसी भी लिहाज से मुझसे बेटर नहीं हो, लेकिन ये याद रखना अगर तुम हार गई तो तुम्हें झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। प्रेस लगाने के बाद सू उसे हरा चुकी थी और उससे कहने लगी कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इसी बात ने नैना को मजीद गुस्सा दिला दिया। फिर दूसरी तरफ जब क्वीन को इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे नैना पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो सोचता है मुझे नहीं लगता कि नैना को हमारी फ्रेंडशिप के बारे में कोई परवाह हो। जबकि नैना खुद ग्रैंडपा को अपनी साइड पर करने में मसरूफ थी और उसके सेक्रेटरी ग्रैंडपा को बता रही थी कि वो लड़की काफी बदतमीज है। उसने आज अपनी बाइक से नैना को जान से मारने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि हमने इन्हें बचाया। इतने में क्वीन वहाँ पर आकर कहने लगा नैना तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सू को परेशान करने की। मैं तुम्हें बता दूं कि आइंदा से मेरे नाम पर मौजूद किसी प्रॉपर्टी में भी तुम अपना पाँव नहीं रखोगी। इस बात पर वो सब बुरी तरह से रिएक्ट करने लगे। तभी क्वीन कहता है कि मैं अपने किसी डिसीजन को भी चेंज नहीं करता, होगा तो वही जो मैं कह चुका हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस पर अमल करो, इस लड़की को कभी मेरे सामने मत लाओ। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी तो क्वीन वहाँ से जा चुका था। तभी उसका सेक्रेटरी से समझाते हुए कहने लगा मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ग्रैंडपा से टक्कर लेनी चाहिए। लेकिन क्वीन उसे कहता है मुझे ना तो ग्रैंडपा की कोई परवाह है और न ही इस लड़की की जिससे मैं किसी भी कीमत पर अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। इतने में उसको विंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मॉम ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। विंग घर पहुँचता है तो सू की तबीयत काफी खराब थी। तभी वो बच्चों को डांटते हुए कहने लगा कि इसको इतनी सारी वाइन किसने ला कर दी, जिस पर विंग कहता है कि हमें नहीं पता, अपनी वाइफ को खुद संभालो। विंग सू को लेकर रूम में आता है जबकि विंग माय को देखते हुए कहने लगा एक तो तुम इतनी डिस्कस्टिंग हो, तुम्हारी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता, पहले ही मूड ऑफ हो जाता है। जबकि क्वीन सू को रूम में लाते हुए उसे पूछ रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतने खुले हाथों से ड्रिंक करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर रात यही तमाशा करोगी और मैं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन सू तो अपनी ही दुनिया में गुम थी और उसे पूछने लगी कि वो लड़की कौन है। तुम्हारी वजह से एक लड़की आकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करती है। उसने कहा कि तुम्हारी फैमिली उसे चूज कर चुकी है, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की जब तुम उसे ही पसंद करते हो, तुम्हारी फैमिली भी उसे ही पसंद करती है। तभी वो कहने लगा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर ड्रिंक बनाता हूँ। लेकिन वो कहने लगी मुझे हैंगओवर ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों नाराज हो, कल भी तुमने खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया था जबकि मैं अच्छा खासा खाना खा रही थी। तभी वो कहने लगा तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। सू से कहने लगी तो तुम इस बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं इस बात पर गुस्सा नहीं हूँ, गुस्सा इस बात पर हूँ कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। सू फिर नैना का जिक्र करते हुए कहने लगी कि वो लड़की कितने आराम से मुझे बोलकर चली गई है कि तुम्हें इस दुनिया में उससे ज्यादा कोई भी नहीं चाह सकता। उसे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, जबकि मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब मैं 12 साल की थी। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं और उस लड़की को पसंद करते हो तो मुझे डिवोर्स दे दो। और ये सुनते ही वो कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें लगता है कि डिवोर्स इतनी इजी है, जो बात तुमने की है इसके लिए तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगी। तभी वो उसको डोमिनेट करते हुए उससे पूछने लगी कि मुझे नहीं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, तुम्हारे दिल में कोई और है लेकिन मुझसे नाराज होते फिर रहे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। तभी क्वीन उसे अपने करीब करते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम मुझे बता देती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है तो शायद मैं तुमसे नाराज ही नहीं होता। तभी सू उसके करीब होते हुए उसके कान में कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी क्वीन उसका हाथ अपने दिल पे रखते हुए कहने लगा कि देखो मेरा दिल कितनी जोरों से उछल रहा है, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बात मजीद आगे बढ़ती तभी सू कहने लगी कि मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। क्वीन कहने लगा कि मैं शॉवर लेना चाहता हूँ, तुम अगर चाहो तो सो सकती हो और अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। सू उसका हाथ रोकते हुए कहने लगी क्या जरूरत है इतनी लेट शॉवर लेने की। तभी क्वीन उसको अपने हाथों में उठाते हुए कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। सू बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने के बावजूद भी खुद को ना बचा सकी। जबकि दूसरी तरफ विंग बोतल चेक करते हुए सोच रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक नहीं की, देखो सभी बॉटल्स भरी पड़ी हैं। तभी मैं उसे बताने लगी कि ये सब मेरा ही आइडिया था। एक्चुअली सू बिल्कुल भी ड्रंक नहीं थी, इनफैक्ट वो क्वीन की फीलिंग्स को जानने के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में सू की आंख खुलती है तो वो सोचने लगी कल रात जितना ड्रामा मैंने किया मैं तो इससे नजरें भी नहीं मिला सकती। वो उठने लगी लेकिन क्वीन उसे रोकते हुए कहने लगा कि क्या तुम दोबारा से सब कुछ भूल चुकी हो। इस पर सू कहती है कि हाँ ड्रिंक करने की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। तभी अचानक से क्वीन उसको सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगा। वो पूछने लगी कि आखिर तुमने रिकॉर्डिंग क्यों की है। क्वीन उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मुझे सब याद है। तभी सू उससे पूछती है कि वैसे तुम मुझे कब से पसंद करते हो, जिस पर वो बताता है कि जब से हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे। सू कहने लगी मुझे लगता है कि अब मुझे उठ जाना चाहिए, हमें काम के लिए भी जाना होगा और वैसे भी काफी देर हो चुकी है।
कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब क्विन बेड पे पड़े सू के एक बार को संभालते हुए अपने सेक्रेटरी को फोन करके कहने लगा कि मैं तुम्हें एक चीज बेच रहा हूँ, इसका डीएनए टेस्ट करो और इसका डीएनए टेस्ट उस खून से मैच करो जो कि एरो पर लगा हुआ था। एक्चुअली क्विन को भी कहीं न कहीं सू पर शक हो चुका था, लेकिन फोन काटने के बाद वो मन ही मन में कहने लगा आई विश के ये कोई कोइंसिडेंट हो। जबकि दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने पार्टनर के साथ मौजूद थी और उसे पूछ रही थी कि मास्टर की तरफ से अभी तक मुझे पनिश क्यों नहीं दी गई। जिस पर पार्टनर कहता है कि एक्चुअली मैंने अभी तक तुम्हारे मिशन को रिपोर्ट ही नहीं किया, वरना तुम इतने चैन से यहाँ ना बैठी होती। इसके साथ ही वो बताने लगा कि एक्चुअली मैंने कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट करवाई हैं जो कि क्वीन और उसकी फैमिली से रिलेटेड हैं। क्या तुम जानती हो कि क्वीन का ताल्लुक उस वेल्दी फैमिली से है जो कि पिछले 100 साल से यहाँ की इकोनॉमी पर राज कर रही है। इनफैक्ट ब्लैक मार्केट में भी इनका काफी धंधा चलता है। जिस पर वो कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, मैं क्वीन को अच्छे से जानती हूँ, वो एक नॉर्मल गाय है। अगले सीन में वो अपने घर आती है तो पार्टनर की बातें उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए वो अपने घर में इंटर होने लगी। वो क्वीन से बच्चों के बारे में पूछने लगी तो वो बताता है कि उनको मैंने ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज दिया है। एक्चुअली मैं चाहता था कि हम दोनों आराम से कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करें। क्वीन सू को फॉक और नाइफ देता है तो वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में नाइफ पकड़ती है, जिस पर क्वीन को एक दफा फिर वो लड़की याद आती है जिसका सामना उसके साथ होटल में हुआ था। लेकिन सू जल्दी से अपने नॉर्मल कैरेक्टर में वापस आने लगी। तभी एक प्लेट गिरने लगती है तो वो जल्दी से कैच करने लगी, लेकिन जल्दी नीचे फेंक कर कहने लगी कि मैं इसको कैच ना कर सकी, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो दोनों डिनर करने लगे। तभी सू क्वीन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और उससे पूछने लगी कि जिस लड़की को तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए चूज किया था वो काफी अमीर लग रही थी, क्या तुम एक अमीर इंसान हो? देखो मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ इन टच नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस पर वो कहने लगा कि तुम अच्छे से जानती हो, स्कूल में भी मैं एक गरीब लड़का था और आज भी गरीब हूँ। हाँ नैना एक अमीर लड़की है, लेकिन मैं उससे शादी भी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था वो मेरे साथ सेटल नहीं हो सकती। और मन ही मन में सोचने लगा कि प्लीज मुझे इस झूठ के लिए माफ कर देना। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं तुम्हारी फैमिली की ड्रेसेस नहीं निकलवा सका। अचानक से क्वीन को एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया गया कि उसकी कंपनी में एक आदमी ने घुसने की कोशिश की है। तभी वो जल्दी में वहाँ से जाने लगा और उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरा वेट मत करना, मुझे शायद आने में देर हो जाए। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को देखते हैं जो अब अपने सेक्रेटरी के साथ मौजूद था और उसे पूछ रहा था कि क्या हुआ। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली एक आदमी ने अंदर घुसने की कोशिश की, हमने उसको जख्मी कर दिया लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। क्वीन पूछता है कि कहीं उसने किसी चीज को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली ऐसा नहीं लगता जैसे वो यहाँ पर कोई चीज चुराने या हमें कोई नुकसान पहुंचाने आया हो। मूवी आगे बढ़ती है तो हम पार्टनर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में मौजूद यूएसपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को देते हुए उससे कह रहा था कि बॉस को बता देना कि क्वीन की पर्सनैलिटी में बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। वो ऑक्शन हाउस के बॉस का सेक्रेटरी नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस का बॉस है जो कि और भी बहुत सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी करवाऊंगा कि बहुत जल्द मैं उसको जेल भेज दूं। अगले सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ मौजूद था। तभी उसको वाइन सर्व की जाती है, लेकिन वाइन पीते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक्चुअली ये सब कुछ न सिर्फ ग्रैंडपा बल्कि नैना का किया धरा था। ड्रिंक करने के बाद वो बेहोश हो चुका था तो ग्रैंडपा अपने सर्वेंट्स को बोलकर उसे कमरे में लिटवा देता है और सर्वेंट से कहने लगा कुछ भी हो जाए इसे दरवाजे से बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना। जबकि नैना उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसके करीब आकर उससे कहने लगी तुम मेरे इतने सालों का प्यार इतनी आसानी से कैसे भुला सकते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी को भी तुम्हारी जिंदगी में आ लेने दूंगी? जबकि दूसरी तरफ क्वीन के लिए परेशान सू उसके नंबर पर कॉल करती है तो नैना के सेक्रेटरी कॉल अटेंड कर उसे कहने लगी कि एक्चुअली वो नैना के साथ रूम में मौजूद है और अपना फोन उन्होंने मेरे पास रखवाया है। सू के पूछने पर सेक्रेटरी उसे अपना एड्रेस बताती है तो कुछ ही देर में सू वहाँ पहुँच चुकी थी। तभी सेक्रेटरी उसे अपने पीछे चलने के लिए कहने लगी। सू के अंदर आने तक क्वीन को भी होश आ चुका था और वो नैना के काफी करीब मौजूद था। वो रजिस्टर था, इससे पहले ही सू सेक्रेटरी के साथ अंदर आ चुकी थी और वो उन दोनों को देख भी चुकी थी। सू क्वीन के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी ये सब क्या हो रहा था? तभी नैना आगे बढ़कर कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? लेकिन कोई जवाब देने की बजाय सू उसको भी एक थप्पड़ मार देती है और इसके साथ ही क्वीन से कहने लगी मैंने तुमसे पोलाइटली पूछा था कि तुम्हारा नैना के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन तुमने सारी चीजें डिनाई कर दी। लेकिन देखो मेरे पीठ पीछे तुम ये गुल खिलाते फिर रहे हो। जबकि वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं ड्रंक था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये सब कैसे हुआ, मैं बिल्कुल भी इसके करीब नहीं आया। लेकिन सू उसकी एक बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं थी। कहने लगी मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि तुम्हें मुझे डिवोर्स दे देनी चाहिए। ये बोलते ही वो वहाँ से चली गई तो ग्रैंडपा आते हैं और उसे कहने लगे कि ये लड़की यहाँ पर क्या करने आई थी। ग्रैंडपा क्वीन से कहने लगे जो कुछ तुम दोनों के बीच में हुआ मुझे लगता है कि अब तुम्हें नैना से शादी करनी होगी। जिस पर क्वीन उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। क्वीन नैना से कहता है कि तुमने मुझे ड्रिंक में क्या मिला कर दिया था, यकीनन कोई मेडिसिन दी गई थी, ये इसी का असर है। और वो उसको धक्का देकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो रही है। धक्का लगने के बाद नैना के ड्रेस में छुपी मेडिसिन नीचे गिर जाती है तो क्वीन
उससे पूछने लगा कि क्या यही वो मेडिसिन थी जो तुमने मैंने वाइन में मिलाई थी, लेकिन वो हर चीज से इनकार कर देती है। नैना की सेक्रेटरी उसको डिफेंड करते हुए कहने लगी कि एक्चुअली ये मेरी मेडिसिन है जो मैं एलर्जी के लिए यूज करती हूँ। लेकिन क्वीन अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और कहने लगा कि मेरी कंपनी नैना के डैड की कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन कभी नहीं करेगी और अपने सेक्रेटरी से कहने लगा कि वर्ल्ड वाइड हमारी जितनी भी कोलैबोरेशन हो रही है इन सबको कैंसिल कर दो। और ये सुनते ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन क्वीन वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि बुरी तरह से रो रही थी और क्वीन को मिस कर रही थी और सोचने लगी कि पता नहीं इसको कितना टाइम हो गया है उसके साथ रहते हुए, लेकिन मुझे किसी चीज के बारे में पता ही ना चल सका। डोरबेल बजने पर वो दरवाजा खोलती है तो विंग और माई के साथ साथ क्वीन भी वहाँ मौजूद था। अंदर आते ही बच्चे उससे पूछने लगे कि क्या आप दोबारा रोती रही हैं, कहीं आपकी लड़ाई तो नहीं हुई, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं बहुत थक चुकी हूँ। बच्चे क्वीन और सू को करीब लाते हुए कहने लगे हम आप दोनों को खुश देखना चाहते हैं। तभी सू से कहने लगी कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली मैं तुम दोनों को ही मिस कर रही थी। बच्चों के जाने के बाद क्वीन उसको अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाते हुए कहने लगा कि देखो ये सब कुछ ड्रग्स की वजह से हुआ था, मैंने तुम्हें कल रात भी बता दिया था कि उन्होंने मुझे ड्रग्स दी थी। तभी सू कहने लगी कि अगर ड्रग्स दे दी थी तो तुम उसके घर पे कर क्या रहे थे, लेकिन प्लीज बच्चों के सामने नॉर्मल रहना, मैं उनको मजीद टेंशन नहीं देना चाहती। वो दोनों पक चुके हैं हमारी लड़ाइयाँ देख देख कर। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर क्वीन को देखते हैं जो कि अब अपने ऑफिस में मौजूद थे और अपने सेक्रेटरी से अपने बिजनेस के अपडेट्स पूछ रहे थे। तभी सेक्रेटरी बताने लगा कि हमने सन फैमिली के साथ अपनी सारी ओवरसीज कोलैबोरेशन खत्म कर दी है। तभी वो कहने लगा अब मुझे लगता है कि हमें अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को दोबारा से सेट करना होगा। ऐसा करो कि मिस्टर लू के होटल पे एक मीटिंग अरेंज करो, लेकिन याद रखना कि उनके मैनेजर लेवल की सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर जरूर मौजूद हों। जिस पर सेक्रेटरी कहने लगा सीधे सीधे बोल दे कि आप मैम सू से मिलना चाहते हैं। जिस पर वो कहने लगा कि क्या इसमें बोलने वाली कोई बात बाकी है, मैं ऑब्वियसली उससे मिलना चाहता हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो हम सू को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने होटल में ड्यूटी कर रही थी। तभी उसको पार्टनर की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कि ऑक्शन की सारी आइटम्स तुम्हारे होटल में मौजूद हैं, क्योंकि तुम उस होटल में काम करती हो इसलिए ये मिशन तुम्हें दिया गया है, लेकिन याद रखना मिस्टर क्वीन को किसी किस्म का डिस्काउंट देने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ और इसके साथ ही वो ऑक्शन रेलिक्स में से एक आइटम उठाकर अपने पास रखती है। नीचे आने पर मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड उससे पूछने लगी कि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है तुम कहाँ चली गई थी, या फिर शायद तुम दोबारा से किसी अमीर इंसान को टारगेट करना चाहती थी लेकिन अभी तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला। तभी से उससे कहने लगी कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें दोबारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाए, अपना काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। लू की गर्लफ्रेंड उससे कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड की औकात ही क्या है, वो ऑक्शन हाउस ऑनर का सेक्रेटरी है, लेकिन टशन तुम्हारे ऐसे हैं जैसे ऑक्शन हाउस को ऑन करता हो। इतने में क्वीन भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पहुँच चुका था। तो लू की गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड उसके पास आते हुए उससे कहने लगी कि इस लड़की को क्या मसला है, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली इसको अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड है। इस पर वो लड़की क्वीन को देखते हुए कहने लगी कि क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं तो चाहती हूँ कि काश कोई मुझे इस तरह का लड़का दे दे तो मैं उसको बहुत ज्यादा डॉलर्स भी देने के लिए रेडी हूँ। इसके जवाब में सू से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना हस्बैंड देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक हस्बैंड से तुम्हारा काम चल जाएगा या तुम्हारे लिए मुझे किसी और को भी ढूंढना पड़ेगा। क्वीन उनके पास आता है तो सू उसके पास से जाने लगी। तभी क्वीन उसको अपने करीब कर देता है तो सू मौके का फायदा उठाते हुए आइटम उसकी पॉकेट में रख देती है। लू की गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड दोनों क्वीन को बताने लगी कि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें बेचने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। अभी उनकी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि वहाँ पर क्वीन के ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिनके साथ साथ क्वीन का कजन बियांग भी मौजूद था। तभी ग्रैंडपा बियांग से कहने लगे क्या तुम जानते हो कि इस ऑक्शन हाउस को क्वीन ऑन करता है। और ये सुनते ही उसको बहुत गुस्सा आने लगा और वो सोचता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ ना आता। बियांग सू के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है तो मौका मिलते ही सू दूसरा आइटम उसके पॉकेट में डाल देती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि लू की गर्लफ्रेंड से पूछने लगी कि क्या तुम मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड हो। वो प्राउडली बताती है कि हाँ मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या उन्होंने मुझे स्टेज पर आने के लिए कहा है। तभी गार्ड्स उसको उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगे। उसी देर में वो ग्रैंडपा के सामने जमीन पर मौजूद थी। क्वीन आता है तो ग्रैंडपा उससे पूछने लगा कि इस लड़की को तुमने यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर क्वीन बताता है कि एक्चुअली यहाँ के स्टाफ को बुली करती है, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट सीन में हम बियांग को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के स्टाफ के साथ बाहर मौजूद था और उसका स्टाफ बियांग की तलाशी लेने की कोशिश कर रहा था। तभी बियांग पूछने लगा कि क्या मसला है, क्या कोई चीज चाहिए। जब स्टाफ उसके पॉकेट में मौजूद दूसरा रेलेक्स आइटम निकालता है तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा और कहता है कि ये सब कुछ क्वीन ने किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में सू अब तक अपने मिशन पर काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर उसको नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसके मुताबिक माय और विंग को खतरा था। तभी वो समझ चुकी थी कि वो दोनों बच्चे अब सेफ नहीं रहे, जबकि दूसरी तरफ यही नोटिफिकेशन क्वीन को भी मिल चुका था। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहने लगा जल्दी मेरे घर पहुंचो, माय और विंग को खतरा है। एक्चुअली उन दोनों को किसी
ने किडनैप कर लिया था। क्वीन सेक्रेटरी के साथ वहाँ पहुँचता है तो सेक्रेटरी उसे बताने लगा कि बच्चे घर पर मौजूद नहीं है, लगता है किसी ने उनको किडनैप कर लिया है। इतने में क्वीन को बियांग की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कि हम दोनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है, लेकिन तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल करना चाहते हो, यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे आज मुश्किल में हैं। क्वीन समझ चुका था कि बच्चे बियांग के पास है, तभी उसे पूछने लगा कि तुम क्या चाहते हो, मुझे जल्दी से अपनी टर्म्स और कंडीशन बताओ, मैं किसी भी तरह से उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचने दे सकता। बियांग उसे वहाँ पहुँचने के लिए कहता है और एक बड़ी अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसे कहने लगा कि पुलिस को बुलाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बियांग के पास पहुँचने पर क्वीन देखता है कि बियांग ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि ग्रैंडपा के साथ साथ उनके सेक्रेटरी और नैना को भी किडनैप कर रखा है। तभी वो कहने लगा मैंने अमाउंट तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दी है। बियांग का सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताता है कि अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। तभी वो अपने आदमी को हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है तो बियांग ग्रैंडपा को अपने जाने के लिए फोर्स करने लगा और उसे कहता है कि आपने हमेशा मेरे ऊपर क्वीन को प्रेफर किया है, मैं उसके लिए आपको माफ नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए आपको मेरे साथ जाना ही होगा। तभी नैना बियांग से कहती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दो, तुम जानते हो कि वो बीमार है और उनकी एज भी ज्यादा है, वो नहीं जा सकते, प्लीज उन्हें छोड़ दो, भले तुम उनके बदले मुझे अपने साथ ले जाओ। बियांग नैना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो काफी ऊपर चढ़ चुका था तभी नैना उसका पाँव इंजर्ड करते हुए उसे नीचे गिरा देती है। क्वीन जानता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बियांग बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ग्रैंडपा उसको बचाने के लिए भागने लगे तो क्वीन उसे रोकता है। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि वो जैसा भी था मेरा ग्रैंडसन था। इस सीन में हम नैना को देखते हैं जो कि इस वक्त पार्टनर के साथ मौजूद थी और उसे कह रही थी कि मेरे साथ कांटेक्ट करके तुमने बहुत जबरदस्त किया, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। इस पर वो कहने लगा कि तुमने बियांग को मारकर फजूल काम किया, उसको मारने की कोई जरूरत नहीं थी, उससे हमें कोई खास खतरा नहीं था। तभी नैना कहने लगी कि हमारे सीक्रेट्स मरे हुए लोगों के पास रहे, ये ज्यादा अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है तो हम सू को देखते हैं जो कि इस वक्त पार्टनर के साथ मौजूद थी और उससे पूछ रही थी कि तुम मुझे क्वीन के बारे में बता रहे थे, उसकी फैमिली पर तुम्हें शक है, मैं उसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ। ऐसा भी क्या किया क्वीन फैमिली ने कि तुम उनको ब्लैक मार्केट से जोड़ने पर लगे हो। तभी वो कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें इसके बारे में एक प्रूफ देना चाहता हूँ और एक ड्राइव उसे देकर वहाँ से भेज देता है। सू के जाने के बाद पार्टनर का आदमी उसे कहता है कि आपने मैम से झूठ बोला है, जबकि आप अच्छे से भी जानते हैं कि वो बुरी तरह से हर्ट होने वाली है। तभी पार्टनर कहने लगा कि उसको हर्ट होने के बाद अपने आप को रिकवर करना आता है। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जो कि इस वक्त क्वीन के ऑफिस में मौजूद थी और उसका लैपटॉप ऑपरेट करने के लिए ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए उसके लैपटॉप तक पहुंच चुकी थी। जल्द ही उसको पता चल चुका था कि पार्टनर की कही हुई सारी बातें बिल्कुल सच थी। दरअसल क्वीन एक स्मगलर था जो कि एंटीक और ऑक्शन के लिए पेश की जाने वाली रेलिक्स को स्मगल किया करता था। में वहाँ पर क्वीन आ जाता है जो जान चुका था कि उसके ऑफिस में कोई मौजूद है, लेकिन वो सू को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको देखते ही वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन सू अब तक अपने सदमे से नहीं निकली थी। तभी उससे कहने लगी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एक स्मगलर के साथ रह रही हूँ, कितनी आसानी से तुम अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हो। क्वीन उससे कहने लगा कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहने लगी कि मुझे झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, मैंने पहले भी डार्क वेब पर सर्च किया था तो स्मगलर्स की टॉप पर तुम्हारा नाम था। क्वीन उसे समझाता है कि देखो तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिस उसको गुस्सा आ जाता है और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी सारी जिंदगी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स में गुजार दी है, वही रहो, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसके साथ ही सू वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन अपने घर पहुँचते तक वो सोचने लगी कि मैं भी कहूँ कि इतने सारे इंटेक से कैसे अफोर्ड कर सकता है। किचन के ड्रॉर्स चेक करने पर जो चीजें उसे नजर आई वो समझ चुकी थी कि क्वीन कोई नॉर्मल गाय नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म विलन है। वो किचन में मौजूद अपना सिक्योरिटी चेक ड्रॉर खोलती है तो वो खाली था। तभी वो समझ चुकी थी कि ये बंदा मुझ पर काफी टाइम से नजर रखे हुए है और मैं बेवकूफों की तरह इसकी बातों में आती गई। सू अपनी पैकिंग करके वहाँ से जाने लगी तो क्वीन भी घर पहुँच चुका था और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन सू अब उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाली थी और उसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे खतरा है, लेकिन मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुम कैंडल लाइट डिनर तैयार करने के बाद उसमें पॉइजन ऐड कर देते तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन ये सारी बातें क्वीन को बहुत हर्ट कर रही थी और वो सू से कहने लगा कि देखो मैं जानता हूँ मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, लेकिन तुमने भी मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। लेकिन अब सू को कन्विंस करना काफी मुश्किल हो चुका था। तभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी मजीद किसी बात पर यकीन नहीं करने वाली, ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ, इसलिए मुझे आराम से जाने दो। सू क्वीन से कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो मेरे साथ फाइट करो, अगर मैं फाइट जीत गई तो तुम मुझे आराम से जाने दोगे। वो फाइट करने लगी लेकिन क्वीन उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था। तभी वो जाने लगी तो क्वीन उसको रोकने लगा। तभी उसकी शर्ट फट चुकी थी। उसकी शर्ट को फटता देखकर क्वीन उसे मजबूरन छोड़ देता है। तभी वो नीचे जाकर गिर पड़ी और उससे काफी बुरी तरह
तरह से लग चुकी थी। वो बहुत गुस्से में थी, तभी बुक्स उठाकर क्वीन के मुंह पर मार रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक आइटम उठाकर भी उसके सर पर मार देती है। तभी क्वीन उसे कहने लगा कि प्लीज अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा करो। इसी तरह भी सू का गुस्सा ठंडा न हुआ तो वो अपना डैगर उठाकर क्वीन को अटैक करने लगी। तभी क्वीन उसे कहता है कि भले मुझे जान से मार दो लेकिन प्लीज मुझसे राजी हो जाओ। मैं 15 साल का था जब मुझे तुमसे प्यार हुआ और उसके बाद मैं तुमसे 30 साल की उम्र में मिला। मैं 15 साल बाद तुमसे मिला हूँ और मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिस पर क्वीन कहती है कि देखो तुमने एक दफा फिर मुझसे झूठ बोला। पहले तुमने मुझसे कहा था कि ब्लाइंड डेट वाले दिन तुम्हें मुझसे प्यार हुआ और अब तुम बात को बदल रहे हो, लेकिन अब उसका दिल पिघल चुका था। तभी वो न सिर्फ क्वीन को हक करती है बल्कि उसको पैशनेटली किस करने लगी। अगले सीन में वो दोनों अपने बेडरूम में मौजूद थे, जहाँ पर क्वीन सू के सामने अपनी उलझी गुत्थियां सुलझाने में लगा हुआ था और उसे समझा रहा था कि उसे क्यों डार्क वेब पर बिजनेस करना पड़ा, और ये कि वो कोई स्मगलर नहीं लेकिन सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए और डार्क वेब पर मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए उसे ये सब करना पड़ा। तो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि डोरबेल बजने पर सू को बाहर आना पड़ा, जहाँ पर अब पार्टनर मौजूद था जो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन सू उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। क्वीन वहाँ आकर पार्टनर से कहने लगा कि इसको तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो उससे कहता है कि तुमने इस लड़की को बुरी तरह से धोखा दिया, इसलिए उसके बारे में तुम बात मत करो। क्वीन और पार्टनर अब उलझ चुके थे। तभी पार्टनर उसको मारने के लिए डैगर निकालता है, लेकिन सू उसको रोकने लगी और वो समझ चुका था कि सू एक दफा फिर अपनी पार्टी बदल चुकी है। वो पार्टनर से कहने लगी कि आइंदा से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। तुम अच्छे से जानते हो कि कल रात तुमने मुझे मिसगाइड किया और हमारे बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी तुम्हारी वजह से थी। प्लीज आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तभी पार्टनर को वहाँ से जाना पड़ा, लेकिन बाहर आते ही वो कहने लगा कि देखो इसकी वजह से मैंने ऑर्गेनाइजेशन को मिसलीड किया। अब मैं वापस अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्वीन को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। इसको पता चल जाएगा कि इसने किससे पंगा लिया है। सीन शिफ्ट होता है तो ग्रैंडपा के इनवाइट करने पर मिस्टर वैंग, शैन, सू और क्वीन उनकी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो सब कन्वर्सेशन कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा वहाँ आकर कहने लगे कि मुझे लगता है तुम्हें अभी नैना से शादी करनी चाहिए थी। तभी शैन कहने लगी कि मैं देख सकती हूँ कि क्वीन सू के साथ बहुत ज्यादा खुश है और मेरे लिए क्वीन की खुशी से ज्यादा कोई चीज मैटर नहीं करती। तभी नैना कहने लगी कि मुझे लगता है कि अब ड्रिंक सर्व की जानी चाहिए। ड्रिंक सर्व करते हुए सर्वेंट वाइन सू के कपड़ों पर गिरा देता है, जिस पर ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहने लगे कि तुमने मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारा है, मैं उसकी ये इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन सर्वेंट कहता है कि एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। सू को अपना ड्रेस साफ करने के लिए कहता है तो उसे वॉशरूम जाना पड़ा, जहाँ जाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक्चुअली उस वॉशरूम में कुछ स्प्रे किया गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। काफी देर तक वेट करता रहा। उसके बाद सर्वेंट उसे बताता है कि एक्चुअली मैम सू पर मौजूद ही नहीं है, जहाँ पर वो गई थी वहाँ पर वो है ही नहीं। मुझे लगता है कि वो कहीं भागकर चली गई है। फिर सू को फोन करने की कोशिश करता है तो वो फोन नहीं उठाती। तभी वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा तो गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो अब होश में आ चुकी थी। तो वो देखती है कि उसके पास उसका पार्टनर मौजूद है और वो उससे पूछने लगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। पार्टनर उसे कहता है कि एक्चुअली तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, कुछ लोग तुम्हें बेहोशी की हालत में किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बचाया, जिस पर सू से थैंक्स कहती है। पार्टनर उसे बताता है कि एक्चुअली ग्रैंडपा ने क्वीन और नैना की शादी अनाउंस कर दी है और क्वीन भी खुशी खुशी ये शादी करने के लिए राजी है। ये सुनते ही सू को बहुत अफसोस हुआ और वो रोने लगी। सू उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों नहीं गए। तभी वो कहने लगा कि एक्चुअली मैंने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स तोड़े हैं, अब वो मेरे साथ काम करना नहीं चाहते, इसलिए मुझे यहीं पर रहकर अपने पुराने नेटवर्क के साथ काम करना पड़ा। वो सू से कहने लगा तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। जिस पर सू कहती है कि ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम प्लीज जल्दी से कुछ लेकर आओ। लेकिन उसके जाते ही वो जल्दी से कहने लगी कि इतना ड्रामा मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे जरूर पता करना है कि तुम्हारे पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जो कुछ तुम करते फिर रहे हो वो काफी मशकूक है। और पार्टनर का लैपटॉप ऑपरेट करते ही एविडेंस उसके हाथ लग चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ अब तक वहीं पर मौजूद था। तभी उसको सू का मैसेज आता है जो उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें एविडेंस सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन क्वीन उसको जल्दी जल्दी ये सब खत्म करने के लिए कहता है। तभी उसको एविडेंस मिल चुका था। जबकि दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं जिसका फोन मुसलसल बजे जा रहा था। क्वीन नैना से कहता है कि तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, तुम इसे रिसीव क्यों नहीं कर लेती। तो उसकी सेक्रेटरी कहने लगी कि एक्चुअली ये कॉल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन इस बात पर सू के ग्रैंडपा को गुस्सा आने लगा। तुम्हारी वाइफ का कोई अता पता नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरों के फोन कॉल्स की पड़ी हुई है। नैना वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो क्वीन के कहने पर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि ये सब क्या चल रहा है। तभी क्वीन कहने लगा कि आपको शायद पता भी नहीं कि आपकी लाडली ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आपके ग्रैंडसन की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि नैना का हाथ है, और मेरे पास इसका एविडेंस भी मौजूद है। इसके साथ ही वो ग्रैंडपा को एविडेंस दिखाने लगे तो वो कहने लगे कि नैना ये सब क्या है। जिस पर नैना क्वीन को कहती है कि अपनी बीवी का किया धर्म मेरे सर थोपने की कोशिश मत करो। क्या तुम मेरा सालों पुराना प्यार भुला चुके हो, तुमने उसका भी कोई लिहाज नहीं किया और ये सारे इल्जामात मेरे ऊपर लगा दिए।
क्विन उससे कहने लगा कि मेरी बीवी का नाम लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने उस पर कोई भी एलिगेशंस लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी नैना कहने लगी कि इस सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते। जबकि दूसरी तरफ हम पार्टनर को देखते हैं, जिसको नैना का स्टाफ बता चुका था कि सू ने क्वीन को एविडेंस सेंड कर दिया है। तभी वो सू पर काफी गुस्सा हो रहा था और उसे कह रहा था, पता नहीं मैं हर बार क्यों तुम पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, हमेशा अपने प्यार की मार खा जाता हूँ, वरना अगर मैं तुम्हें सख्ती से रखता तो तुम कभी भी ये सब करने की हिम्मत ना करती। इनफैक्ट मुझे तुम्हें यहाँ पर बंद करके भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इसके बाद वो सू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सू से कहने लगी कि अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और अब ना चाहते हुए भी पार्टनर को पीछे हटना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ क्वीन भी सू की तलाश में निकल चुका था। तभी उसका सामना पार्टनर से होता है, जो उसे कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी ब्रेव आदमी नहीं हो, जिसने अपनी वाइफ को इतनी आराम से किसी और मर्द के साथ जाने दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि वो मेरे सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एविडेंस की पड़ी थी। उसकी इज्जत की तुम्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं। क्या तुम जानते हो कि हम पहले भी कई दफा बेड शेयर कर चुके हैं। बात सुनते ही क्वीन उसके साथ फाइट करने लगा तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगे और लड़ते लड़ते ही वो दोनों उस रूम में इंटर होते हैं, जिसके अंदर सू मौजूद थी। सू को देखते ही क्वीन की सांसें बहाल होने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके गले पर मौजूद जख्म पर पड़ती है तो उसे बहुत बुरा लगा। जबकि पार्टनर अब काफी जख्मी हालत में मौजूद था। तभी क्वीन सू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ ये सब इसने किया है, जिस पर वो कहने लगा, मैंने कहा था ना कि हम दोनों ने बहुत इंजॉयमेंट की है। क्वीन गुस्से में कोई गलत कदम उठाता तभी सू से कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि अब ये बच पाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये इस तरह तड़प तड़प कर मर जाए, ये यही डिजर्व करता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है तो सू क्वीन के साथ उसके बेडरूम में मौजूद थी। तभी क्वीन उसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ की डिसीजंस मैं नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह अपनी जॉब के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डालती हो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इस पर सू कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, अब मुझे भी लगता है कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। बस ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं रिजाइन करके कोई नॉर्मल सी जॉब शुरू कर दूंगी। क्वीन उसके मजीद करीब होते हुए कहने लगा कि तुम्हारे गले पर ये निशान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको छुपाने के लिए मुझे मजीद निशान बनाने पड़ेंगे। और वो अपनी कोशिश जारी रखने लगा। अगले सीन में उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। तभी क्वीन को उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो उसे बता रहा था कि मिस्टर वैंग और शैन को किडनैप कर लिया गया है। तो वो दोनों जल्दी में वहाँ पहुँचने लगे। नैना तक पहुँचने में क्वीन और सू को बस थोड़ी ही देर लगी थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही क्वीन उसे कहने लगा कि देखो तुम अच्छे से जानती हो कि ये लोग ओल्ड हैं और तुम्हें इन्हें इस हालत में नहीं रखना चाहिए, जल्दी से बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है। जिस पर नैना कहती है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तुमसे प्यार करने में गुजार दी, लेकिन मुझे अपना प्यार कुर्बान करना पड़ा, अब तुम्हें भी अपना प्यार कुर्बान करना पड़ेगा। अगर तुम इनको सेफ देखना चाहती हो तो अपनी वाइफ को मेरी तरफ भेजो। ना चाहते हुए भी क्वीन को सू को नैना की तरफ भेजना पड़ा। नैना की तरफ आते ही नैना उसे कहने लगी कि जल्दी से पानी में छलांग लगा दो, मैं तुम्हें मजीद जिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके साथ ही वो उसको पानी में धक्का देने लगी, लेकिन सू को नीचे गिराया जाता। इससे पहले ही क्वीन आगे बढ़ते हुए उसको बचा लेता है, लेकिन इस सब कोशिश में वो खुद पानी में गिर चुका था। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को देखते हैं, जो कि इस वक्त कोमा की हालत में था और उनको बताया जाता है कि इनका सर्वाइव करना काफी मुश्किल है, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। शैन सू को कुछ खाने के लिए कहती है तो सू ने इनकार कर दिया। तभी वो कहने लगी कि देखो आज नहीं तो कल क्वीन ने उठ जाना है, और फिर तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, अपने लिए ना सही उसके लिए कुछ खा लो। लेकिन जैसे ही वो सूप पीने लगती है उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम सू को देखते हैं, जो कि इस वक्त क्वीन के साथ बैठी हुई थी और उसे कह रही थी कि देखो भले तुमने नैना की जान लेकर हमारी जिंदगी के सभी खतरात को कम कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। जब तुम कोमा में चले गए तब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, लेकिन देखो अब मेरा 7वां महीना चल रहा है, लेकिन तुम्हें इस बात की क्या परवाह, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बेबी का डैड नहीं होगा। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे कहने पर भी तुम आंख नहीं खोलते, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। वो फूट फूट कर रोने लगी और कह रही थी कि प्लीज क्वीन बस कर दो, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी अकेले गुजारना कितना मुश्किल है। मैं किसी और से शादी कर लूंगी, भले वो कितना ही बुरा इंसान हो। मैं अपनी सारी जिंदगी अजियत में गुजारूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और अब क्या कर रहे हो। प्लीज उठ जाओ। और तभी अचानक से क्वीन की आंख खुलती है और वो सू से कह रहा था कि ना आज ना कल मैं तुम्हें कभी भी अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। सू के ढेर सारे आंसू अब खुशी में बदल चुके थे, भला इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए था। और इसके साथ ही हमारी मूवी की जबरदस्त सी हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।